बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय अध्यक्ष जी। यहाँ उपस्थित प्रेस के तमाम बंधुगण, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए तमाम साथीगण, और यहाँ एक अनुरोध है कि जितने लोग भी साइड में खड़े हैं सब लोग अगर बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। मेरा हर साल का ये परंपरा रहा है कि हम लोग हर साल के अंत में विधायक के रूप में अपना रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करते थे, और हर साल आपसे मिलने का अवसर एक बार हम लोग को जरूर रहता था, कम से कम एक बार। इसमें बहुत बार मिलना जुलना रहता था, लेकिन इस रिपोर्ट कार्ड का चर्चा पर जो है हम लोग एक बार जरूर मिलते थे। 2024 मेरे लिए बड़ा खास रहा। अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा का टिकट दिया, और यहाँ की देवतुल्य जनता ने जिता करके जो है लोकसभा भेजने का काम मुझे किया है। एक बड़े मार्जिन से, एक बड़े अंतर से जीत दर्ज हुई है, और मैं वचनबद्ध हूं कि जो विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर रखा है उसको हम लोग कायम रखेंगे और हजारीबाग को विकास की पटरी पर आगे लेकर के जाएंगे। जून के महीने में, अर्ली जून में ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद से जो पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि सदन 4 बार लोकसभा का सदन में अटेंड कर चुका हूं। पहले 2 दिन का था जो केवल और केवल परिचयात्मक सदन था, वो शपथ ग्रहण का सदन था। उसके बाद एक 9 दिन का था। मानसून का सत्र जो है वो 15 दिन का था, और अभी शीतकालीन सत्र जो है दिसंबर में समाप्त हुआ है, ये 20 दिन का था। कुल मिलाकर के लगभग 46 दिनों का ये जो है कार्यकाल पार्लियामेंट में अभी तक हुआ है। वैसे देखें तो इन 44 दिनों के बाद करीब करीब 90 दिनों तक विधानसभा का चुनाव इस राज्य में चला। जब से घोषणा हुआ तब से रिजल्ट सरकार बनते बनते तक, और जब से उसका ये खत्म हुआ आचार संहिता, तो बहुत इवेंटफुल ये साल रहा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय इसका आचार संहिता में ही बीता। मार्च से लेकर के जून तक तो लोकसभा चुनाव में बीता, उसके बाद सितंबर से लेकर के नवंबर तक ये विधानसभा के चुनाव में बीता। तो इन जो 4 सेशंस हुए उसमें मेरी जो अटेंडेंस थी लोकसभा में वो 100% है, जबकि नेशनल एवरेज 84% रहा, और झारखंड राज्य का जो एवरेज है वो 83% है। मैं ये आपको तुलनात्मक रूप में ये बता रहा हूं, चूंकि ये आंकड़े लोकसभा के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आपके माध्यम से लोगों को मालूम होना चाहिए कि उनका सांसद कितना संजीदगी रखता है। मैंने कुल 7 डिबेट में पार्टिसिपेट किया। अभी तक जो है 7 डिबेट में पार्टिसिपेट करने का हमको अवसर मिला। नेशनल एवरेज 6.1 है और स्टेट का एवरेज 7.8 है। क्वेश्चंस, वैसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, लेकिन जो मेरे क्वेश्चंस एक्सेप्ट हुए वो 63 था, 63। नेशनल एवरेज 26 का है और स्टेट का एवरेज 34 का है। आपको स्मरण रहे कि मैं फर्स्ट टाइम सांसद हूं, और पहले सत्र से ही अपने क्वेश्चन को मैं राष्ट्रीय औसत से भी बहुत ऊपर रखने का प्रयास जो है मैं कर रहा हूं। ये आंकड़े जिनको भी चाहिएगा वो हम ये मोबाइल में है, व्हाट्सएप पर, वो हम लोग आपको भेज सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल जो है वो रहता है। ये लोकसभा द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है। जो 7 विषय हमको 3 कमेटी में नॉमिनेट किया गया है। पहला जो पार्लियामेंट का एस्टिमेट कमेटी है उसका मैं मेंबर हूं। दूसरा एक स्टैंडिंग कमेटी है फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स का, उसका मैं सदस्य हूं। और तीसरा कोल एंड माइंस की जो कमेटी है
उसका भी मैं सदस्य हूँ। तो इन 3 समितियों में मुझे जो है नामित किया गया है। इसके लिए मैं माननीय स्पीकर महोदय को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फर्स्ट टाइम के सांसद को महत्वपूर्ण कमेटियों में जो दिया गया है, ये उस बात के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो विषय मेरे द्वारा रखे गए, आपको जो 7 विषय जो वहां पर रखा गया, पहला विषय था हजारीबाग में एम्स की स्थापना को लेकर के। हजारीबाग में हम सभी लोग जानते हैं कि चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, नवादा, रामगढ़, इन सभी जगहों से पेशेंट्स जो है ये हजारीबाग आते हैं। ये 4-5 जिला और लगभग अगर कहिए तो लगभग 1 करोड़ आबादी का जो है ये मेडिकल का हब जो है इसको माना जाता है। और आज जो सबसे बड़ा समस्या हम लोग झेल रहे हैं वो है यहाँ से रेफरल का। आपने भी कई बार प्रश्न इस पर उठाया है कि भाई पेशेंट को बिना मतलब का रेफर कर दिया जाता है। कोई पेशेंट गया और उसको जो है अगर जाने लायक है कि नहीं है तो रेफर कर दिया जाता है। तो अगर रेफरल भी हो, अगर एम्स हो या मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है यहाँ पर अगर हो गई है तो वो सुचारू रूप से चले, तो अगर सदर अस्पताल से उसको रेफर भी किया जाएगा तो वो हजारीबाग का हजारीबाग ही रहेगा, उसको रांची जाने का जहमत जो है वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न मैंने किया था रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के। रोड एक्सीडेंट्स में हम लोगों ने ब्लैक स्पॉट्स को विशेष रूप से चिन्हित करके हम लोगों ने बताया था कि ये ब्लैक स्पॉट्स है, इस पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा तीसरा प्रश्न था कि आपको एक स्मरण होगा कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने आलू का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोक दिया था। एक समय में बंगाल के बॉर्डर पर हजारों ट्रक आलू जो है उधर से झारखंड, बिहार और यूपी जाने के लिए तैयार थे, लेकिन बंगाल की गवर्नमेंट ने उसको रोका था। उसकी वजह से यहाँ पर जो है झारखंड में आलू का जो दाम है उसका बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। तो हम लोगों ने इंटर स्टेट ट्रेड को हवाला देते हुए कि भाई अगर हमारे पास कोयला है, हम जाने से रोक दें, उनके पास आलू है वो आने से रोक दें, अगर राज्य के लोग यही काम करें तो नेशनल फीलिंग जो है वो भी मरेगा, साथ ही साथ जो है दाम का इम्बैलेंस हो जाएगा स्टेट टू स्टेट में। तो ये भी विषय हम लोगों ने उठाया था और मुझे हर्ष है कि सेंटर ने इस पर इनिशिएट किया था। बाद में ये मामला सॉर्ट आउट भी हो गया था। आज के दिन में ये आलू का परिचालन जो है चालू है। हजारीबाग में लंबित एयरपोर्ट के विषय को भी हमने उठाया था कि भाई एयरपोर्ट जो है सैंक्शन हो गया है, पैसा भी आ गया है, लेकिन अभी तक इसका काम चालू नहीं हुआ है। तो उसका रिटर्न में भी जवाब सामान्य मंत्री जी का मेरे पास आया है कि भाई लैंड एक्विजिशन की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार जैसे जमीन देगा हम लोग इस परियोजना को आगे लेकर के जाएंगे। आपको मैं स्मरण दिलाऊं कि जब मैं विधायक था तभी इस मैटर को हमने परसू किया था। इस मैटर को हम लोग आगे लेकर के गए थे। सरकार ने कमिटमेंट भी किया था कि हम 3 महीने में लैंड एक्विजिशन कराएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये नहीं हो सका। आज भी ये जो है नहीं हो सका है, लेकिन हम लोग कॉन्स्टेंटली इसमें अपना प्रेशर बनाए रखेंगे। हम लोगों ने केंद्र से भी आग्रह किया है कि भाई अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो आप पैसा देकर के इसकी भूमि को अधिग्रहण करें, तो मतलब पैसा आप दें ताकि ये परियोजना जो है आगे बढ़ सके। एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो बजट था 24-25 का, उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला था और मैंने राइट टू एजुकेशन की जो कमियां हैं, ये राइट टू एजुकेशन आज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं है, तो माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनको ये जो फ्री एजुकेशन का लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, उसके तरफ हमने याद दिलाया था। आज जो बिल्डिंग के कलर्स है या जो शुक्रवार की जो छुट्टी हो रही है, यूनिफॉर्म देश कोई भी हो, छुट्टी एक दिन होना चाहिए। जो भी दिन छुट्टी डिसाइड होता है, अगर फ्राइडे डिसाइड होता है तो फ्राइडे को हो, संडे डिसाइड होता है तो संडे को हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्राइडे का संडे का डिसाइडेड हो और जबरदस्ती उसको फ्राइडे को बंद करा दिया जाए। तो इन सब विषयों पर हम लोगों ने जो है सदन का ध्यान आकृष्ट कराया था। और साथ ही साथ चूंकि ये कोयलांचल क्षेत्र है तो अपने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तहत हम लोगों ने मांग भी किया था कि भाई आप इसमें जो है एक ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खोलिए, ताकि यहाँ के बहुत सारे बच्चे और यहाँ बहुत सारी माइंस जो है यहीं पे, आप लोग धनबाद से आते हैं पढ़ करके यहाँ पे नौकरी ढूंढते हैं, तो यहाँ का बच्चा अगर यहीं पढ़ेगा तो शायद उसको रोजगार इजीली मिल सके। मेरा अगला प्रश्न मेरा था बांग्लादेशी घुसपैठ जो हो रहा है उसको लेकर के कि भाई सरकार को संजीदगी दिखानी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिल करके
इसको जो है रोकने का प्रयास करना चाहिए। और जो बांग्लादेशी अभी यहाँ पर आकर के रह रहे हैं उनको चिन्हित करके वापस लौटने का जो है काम करना चाहिए। अगर वो नहीं लौटेंगे तो हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं उनको जो है आगे रोजगार, उनका हक, उनका खाना, इन सब चीजों पर बाहरियों का, दूसरे देश के लोगों का कंट्रोल होना ये अच्छी बात नहीं है। उसके बाद हमने ट्रेन के विषय में भी कि हजारीबाग लाइन को दोहरीकरण किया जाए। हजारीबाग जो रांची बड़का, ये आपको कोडरमा से लेकर के जो रांची तक का लाइन है ये डबल हो। और यहाँ जो ट्रेनों का संचालन जो है यहाँ से शुरू हो। आपके ध्यान में होगा कि कोचिंग डिपो का निर्माण यहाँ पर हो रहा है और जब तक कोचिंग डिपो बन नहीं जाता अगले 1.5 साल में, तब तक ट्रेन का परिचालन यहाँ से शुरू नहीं हो सकेगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं से गुजर करके ट्रेन हजारीबाग से होकर जाएगी तो एक सफलता हम लोगों के हाथ में लगी। अभी गया से बॉम्बे का जो ट्रेन है, लोकमान्य तिलक स्टेशन के लिए ट्रेन जो है, एक ट्रेन का शुरुआत हुआ है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि कलकत्ता के लिए और दिल्ली के लिए भी ट्रेनें हैं कहीं न कहीं से जो है इसमें मिलेगा। तो ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस के माध्यम से जो हम लोगों ने उठाया वो है। बाकी जो इम्पोर्टेंट विषय है, जो अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो ये लोकसभा बड़ा ऐतिहासिक रहा क्योंकि 3 बड़े महत्वपूर्ण विषय इस लोकसभा में आए। ये जो सदन अभी चला पिछले 6 महीने में, उसमें आया पहला संविधान के 75 साल होने पर संविधान पे एक जबरदस्त चर्चा हुई। सभी दल के लोगों ने उसमें भाग लिया और संविधान के महानता के ऊपर में कि आज जो है चर्चा परिचर्चा, और हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें थे संविधान के बारे में जो नहीं जानते थे, तो आज उस चर्चा के माध्यम से हम लोगों ने उसको जाना भी और आगे अब लोगों को भी जनाने का काम हम लोग उसके ऊपर कर रहे हैं। दूसरा, वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये बड़ा मिसअंडरस्टूड बिल है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी समाज को, किसी धर्म विशेष के खिलाफ ये बिल है। ये बिल्कुल वैसा नहीं है। जिस धर्म विशेष का ये कानून है उसके लोगों को, उसके महिलाओं को, उसमें जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको उसका लाभ मिल सके। वक्फ बोर्ड का जो प्रोसीड है, उसका जो कमाई है, उसका पैसा आज जो चुनिंदा लोगों के हाथों में है और उस पैसे को जो है गबन करते हैं या इधर उधर करते हैं, उससे हट करके वो जो माइनॉरिटी समाज है उसके महिलाओं को, उसके बच्चों को, उसके गरीबों के काम में आ सके, इसका मॉडिफिकेशन का बिल लाया गया है। सरकार ने स्वयं इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने का उसका निर्णय लिया है। जेपीसी की बैठकें चल रही हैं और हम लोग उम्मीद करेंगे कि थोड़ा आने वाले समय में इसका जो है एक बढ़िया प्रेजेंटेशन लोकसभा में आएगा और ये बिल जो है देश को और यहाँ के अल्पसंख्यकों को और मजबूत कर सकेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिल है, वन नेशन वन इलेक्शन का, वो भी इसी पार्लियामेंट सेशन में टेबल हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि कहीं न कहीं पर कभी न कभी गड़बड़ी हुई। पहले इलेक्शन साथ साथ होते थे और अभी 2 तरीके का इलेक्शन अलग अलग होता है। अभी आप राज्यसभा और विधानसभा, ये विधान परिषद का अगर आप इलेक्शन देखेंगे तो वो टर्म के बाकी पीरियड के लिए होता है कि मान लो अगर कोई आदमी 6 साल के लिए चुना जाता है, वो अगर किसी भी प्रकार से हट जाता है 2 साल के बाद, तो उस समय जो मिड टर्म चुनाव जो होता है वो केवल 4 साल के लिए होता है। जब तक उसका टेन्योर बचा हुआ रहेगा उतना ही के लिए होगा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा के पीरियड्स में जब सरकारें गिरने लगी तो हुआ कि भाई जब चुनाव फ्रेश हो रहा है तो वो 5 साल के लिए होगा। अब इसका फलाफल ये निकला 75 सालों में कि भारतवर्ष हर साल चुनाव देखता है। अब जैसे 2024 में झारखंड का चुनाव हुआ, 2 बार चुनाव हुआ झारखंड में, एक लोकसभा का हुआ, विधानसभा का हुआ। तो बंगाल में जितने लोग जाते होंगे, जो गाड़ियां दिल्ली से बंगाल जाती होंगी, वो परेशान रही। बंगाल में महंगाई बढ़ा होगा। हरियाणा का कोई ऑफिसर यहाँ पर पर्यवेक्षक बन करके आया होगा, ऑब्जर्वर बन करके, तो जिस डिपार्टमेंट का वो ऑफिसर होगा हरियाणा में, वो डिपार्टमेंट करीब करीब 1 महीना बंद रहा होगा। तो इलेक्शन होता तो एक जगह है, लेकिन उसकी परेशानी पूरे देश में महसूस होती है। साथ ही साथ इसका जो है ये भी रहता है कि भाई खर्चा भी बहुत होता है। अगर आप जैसे झारखंड में ही 1 साल में 2 इलेक्शन हुआ
अभी नगर निगम का भी चुनाव होगा, 1 साल के बाद फिर पंचायत का चुनाव होगा, तो जितनी बार चुनाव होगा उतना खर्चा भी होगा, तो समय भी जाएगा। तो एक एनुअल कैलेंडर बना करके उसको करने के लिए जो है, इसको पहली बार लोकसभा में मुझे डिवीजन मतलब वोटिंग करने का जो है अधिकार मिला, और हम लोगों ने वोटिंग किया कि ये बिल एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब ये बिल प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद सरकार ने, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसलिए इसमें व्यापक चर्चा हो सके, पूरा देश इसमें इन्वॉल्व हो सके, इसलिए इसको भी जेपीसी में भेजा गया है कि जेपीसी के माध्यम से ये जब फिर पार्लियामेंट में आएगा, तब तक इसमें हजारों लाखों सजेशन जो है वो अलग अलग माध्यम से लोग भी देंगे, सरकारें भी देंगी, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी मंतव्य जब इसमें आएगा, तो हम लोगों को लगता है कि ये बिल एक अच्छा जो है रिजल्ट दे पाएगा। जो महत्वपूर्ण विषय इतने सालों से, इतने जो पिछले 6 महीने में, मैंने आपको पहले बताया कि अभी 7 महीना हुआ है मुझे चुने हुए, लेकिन इस 7 महीना में से 3 महीने का समय जो है लगभग विधानसभा के चुनाव में गया, और 2 महीने का समय लगभग 46 डेज तो डायरेक्ट सेशन हुआ, लेकिन इसका अवधि जो था वो 2 महीने का था, लगभग 56-57 दिन का था, क्योंकि सैटरडे संडे कुछ छुट्टी होता है। तो 3 और 2 5 7 महीने में से 5 महीना जो है आप लगभग इधर ही माइनस कर दीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। तो सबसे पहले NHAI के बारे में आपको बताना चाहता हूं, रोड के बारे में, कि रोड का जो विषय था हम लोगों के पास में, वो हम लोगों ने उठाया। पहला विषय था चोरदाहा से लेकर के गोरहर तक जो सड़क है चौपारण में, ये नहीं बन रहा। अगर आप देखिएगा तो इसमें 2 फ्लाईओवर भी है, चौपारण में है, दूसरा बरकट्टा में है, जो कि निर्माणाधीन है बहुत सालों से। सड़क पर जो है पानी भरता है, लोगों के घर में पानी भर जाता है, डस्ट का प्रॉब्लम है। इसकी ओर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मैं मंत्री से भी मिला, मैं NHAI के चेयरमैन से भी मिला, मैं मेंबर टेक्निकल से भी मिला, मैंने क्वेश्चन भी किया। अब रिजल्ट उसका ये है कि लोग अब इस पर काम जो है चालू हुआ है। अगर आप अब जाकर के देखिएगा तो सड़क का जो पोर्शन है वो डिसाइड हुआ है कि अगले 1 साल में वो बन जाएगा, और फ्लाईओवर पर काम लगेगा जितना जल्दी वो 1 या 2 साल का इन्होंने अवधि लिया है कि 2 साल या 2.5 साल के बीच में हम लोग फ्लाईओवर भी बना करके खत्म करेंगे। दूसरा विषय था ये जो आपका बगोदर से लेकर के हजारीबाग तक का जो 4 लेन सड़क जो निर्माण होना है, इसका टेंडर हो गया है, लेकिन अभी तक टेंडर खोला नहीं गया, क्योंकि फॉरेस्ट का कुछ क्लियरेंसेस अभी बाकी है। तो उसको भी हम लोगों ने प्रेस किया कि भाई इसका जो क्लियरेंस है जल्दी से जल्दी मिले, ताकि आगे जो है हम लोग इसको कर सके। तीसरा सड़क था जो रांची से लेकर के जो बोकारो तक, जो आपको जो एक सड़क बन रही है भारतमाला के तहत रायपुर से धनबाद तक, उसका एक पैच हम लोग के एरिया से गुजरता है। ये है रांची बाईपास से लेकर के बोकारो तक। ये भी सड़क लगभग 1 साल डिले है, तो इसके काम में तेजी लाया जाए, ये मेरा वकालत था वहां पे। और चौथा जो बनारस कलकत्ता हाईवे है, जो एक्सप्रेसवे बनने वाला है, जो कि आप अगर हजारीबाग हम लोग लगभग बीच में बैठे हैं, तो बनारस भी हम 3 घंटे में पहुंच पाएंगे, और कलकत्ता भी हम लगभग 3 घंटे में ही पहुंचेंगे, 3-3.25 घंटे में पहुंचेंगे। तो ये प्रोजेक्ट अभी वर्क अवार्ड हो गया है, लेकिन अभी काम की प्रगति जो है धीमी है। इसको भी हम लोगों ने चालू करवाने का जो है प्रयास किया, और सभी में सकारात्मक है। अंतिम में जो NHAI की तरफ से 3 प्रोमिनेंट ब्लैक होल्स थे, जो कि इधर में है, जहां की अभी वर्षों से लोग यहाँ पर मरते आ रहे हैं, दुर्घटनाएं होती आ रही हैं। पहला है चोरदाहा में, जो आप बनुआ घाटी है, वहां पर आप देखते होंगे कि अक्सर हर हफ्ते आपको एक खबर मिलता है कि एक गाड़ी जो है वहां पर एक्सीडेंट हुआ। दूसरा चरही में जो यूपी मोड़ है, ये यूपी मोड़ जो हथियारी के बाद में आप चरही जाते हैं वहां पर है। और तीसरा चुट्टू पालू घाटी में जो शेख भिखारी का जो शहीद स्थल है, उसके थोड़ा पहले अगर आप देखिएगा तो वहां पर भी हमेशा अक्सर जो है दुर्घटना होता है। तो इन तीनों ब्लैक स्पॉट्स पे आज के दिन में काम चल रहा है। अगर आप अभी जाकर के देखेंगे तो उसको टेम्पोररी जो उपाय किए जाने हैं, ताकि ये जो एक्सीडेंट्स हैं ये बंद हो सके, ये कम हो सके, इस पर तीनों पर काम चल रहा है। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में जो एक्सीडेंट से जो मौतें हो रही हैं, वो उस पर हम लोग काबू पा सकेंगे। एयरपोर्ट को लेकर के मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मंत्री से भी मिला,
मैं जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे एनडीए के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी मैं मिला और मैंने हजारीबाग में हवाई अड्डे का वकालत कि यहाँ पर बीएसएफ है, यहाँ पर बहुत सारी माइंस है, एजुकेशन का ये हब है और यहाँ पर अगर इसको कलकत्ता से, पटना से, जमशेदपुर से अगर हवाई मार्ग से जोड़ा जाता है रीजनल कनेक्टिविटी के तहत तो ये हम लोगों को बहुत कारगर सिद्ध होगा और यहाँ के लोगों को राहत होगा। साथ ही साथ अगर एक बार हवाई अड्डा बन जाएगा तो ये आने वाले दसों सौ पीढ़ियों को ये सर्व करेगा और आज नहीं कल हजारीबाग जिस तरीके से बढ़ रहा है बहुत जल्दी यदि बड़े शहर का रूप लेगा तो यहाँ पर भी हवाई अड्डे की जरूरत है। तो मंत्री ने हमको श्योर किया है कि हम लोग इसको जरूर बनवाएंगे, लेकिन राज्य सरकार से भी हम लोग बातचीत करके अभी प्रयास काम हम लोग पूरा करें ताकि आने वाले समय में जो है इसको हम लोग हजारीबाग को दे सके। रेल के नेटवर्क में होगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस रेल बजट में हजारीबाग रेल का तो अभी कोई अपना बजट नहीं होता है, लेकिन ये लोग जो प्रोविजन करेंगे उसमें हजारीबाग लाइन को डबल करने का, दोहरीकरण करने का भी प्रस्ताव हमको लगता है कि ये आ जाएगा। तो कोडरमा से लेकर के बड़का काना तक का जो है उसको हम लोगों को दोहरीकरण का प्रस्ताव आना चाहिए। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में बरही, कटकमसांडी, चंदवारा, हजारीबाग स्टेशन, कुज्जू, बड़का काना, रांची रोड, रामगढ़, पतरातू, गोला, ये सब महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। इनको अमृत भारत स्टेशन के तहत इनको अपग्रेडेशन का भी मांग हम लोगों ने किया, नई रेल चलाने का भी मांग जो है हम लोगों ने किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि चूंकि अभी रेल यहाँ से शुरू नहीं हो सकता है, हजारीबाग से रेल परिचालन का शुरुआत नहीं हो सकता है चूंकि यहाँ सुविधा नहीं है, इसीलिए हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में जो है जैसे यहाँ से कोचिंग डिपो का काम पूरा हो जाएगा तो रेल का जो है रेल का जो बहुत चिर परिचित और लंबा मांग है वो हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। तो रेल का भी विषय था। बाकी जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की चल रही हैं उन सभी का पीरियोडिकली हम लोग जो है रिव्यू करते रहते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हजारीबाग जो है डेवलपमेंट के मैप पे और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं यहाँ आच्छादित हैं वो सक्सेसफुली हो सके उसका हम लोग वकालत करें। एक योजना है केंद्र सरकार की जो कि दो योजनाएं हैं, इनफैक्ट अगर आप देखिएगा, पहला प्रधानमंत्री आवास योजना जो पिछले 5 साल से इस राज्य में बंद है, इसको अलग से एक नाम देकर के लेबल करके अबुआ आवास के नाम से इसको बनाया जा रहा था, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार के भेंट लगभग चढ़ गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना इस साल यहाँ पर चालू हो और अगले 5 साल में 3 से 4 लाख लोगों को आवास मिले, इसकी वकालत अभी हम लोगों ने शुरू की है और ये काम भी अब लगता है कि धीरे धीरे करके शुरू हो रहा है। दूसरा है हर घर नल से जल, ये जो जल जीवन मिशन जो है इसका भी क्रियान्वयन झारखंड में बड़े स्लो पेस पर हो रहा है, बहुत स्लो पेस पर हो रहा है। मतलब आप समझिए कि हम लोग अभी वर्तमान में नेशनल एवरेज में पीछे से 3 नंबर पर है। आप सोच सकते हैं कि प्रगति कितनी धीमी होगी। और ये भी योजना जो है भ्रष्टाचार के मत्थे चढ़ा है। हम लोगों ने बहुत प्रयास भी अभी हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग रिव्यू करके हर घर में आज जो पाइपलाइन केवल पहुंचा हुआ है वो वहां पर न जल भी उपलब्ध कराने का काम जो है अभी हम लोग करें। इसमें आपने देखा होगा कि जो दिशा की बैठक थी पिछले बार, उसमें भी ये मैटर प्रमुखता से हम लोगों ने उठाया था कि भाई जिन जो ऑफिसर्स इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं उनको भी हम लोग जो है उनको हम लोग पनिश करें ताकि आने वाले समय में ये जो काम है ये आगे बढ़े। मैं आपको ये भी बताने मुझे ये हिचक नहीं है कि 2 दिन पहले NHAI की बैठक में मैं एस्टीमेट कमेटी के ये में गया था। तो जब कमेटी का बैठक खत्म होने के बाद जो सेक्रेटरी हैं उमाशंकर जी, जो रोड सेक्रेटरी रोड जो है रोड सेफ्टी के जो मंत्री हैं, उन्होंने हमको बोला कि आपकी मदद चाहिए। तो झारखंड जो है लैंड एक्विजिशन के मामले में, लैंड के उपलब्धता के मामले में सबसे पीछे है और हमारा लगभग 801 किलोमीटर रोड का जो टारगेट है, इसमें अलग अलग रोड है। जैसे आप अभी देखिएगा तो चंदवा से लेकर के डाल्टनगंज तक का रोड है, आपको निरसा से लेकर के साहेबगंज का रोड है, यहाँ धनबाद वाला जो हमारा यहाँ से लेकर बगोदर तक का जो रोड है,
ये सभी रोड्स पेंडिंग है। तो झारखंड सरकार को थोड़ा सा अपने आप को गेयर अप करने की जरूरत है, ताकि ये सब जो विषय है डेवलपमेंट का वो हम लोग पूरा कर सकें। एक और बात है आपके स्मरण में आता है, मैं आपको रखना चाहूंगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आने वाले समय में ये बहुत तेजी से पकड़ेगा। आज झारखंड की आबादी लगभग 4.25 करोड़ है। अगर आप अभी कोई सेंसस तो हुआ नहीं है 2011 के बाद, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे जिस तरीके से ये बढ़ता है तो आज के दिन में 4.25 करोड़ के आसपास में होगा। तो 4.25 करोड़ में आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो लगभग 2,10,000 2 करोड़ 10 लाख महिलाएं यहाँ पर हैं। और अगर हम लोग आहर्ता के मामले में 50% लोगों को भी हटा दें कि 18 से कम और 50 से ज्यादा वाले लोगों को, तो भी हमको लगता है कि 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर जो है मैया सम्मान का जो है ये अधिकार रखती हैं, आहर्ता रखती हैं। और सरकार दे रही है केवल 56 लाख लोगों को, उनमें से भी अधिकांश को केवल मैसेज आया है, पैसा नहीं आया है। तो समाज में धीरे धीरे करके एक बॉयल पैदा हो रहा है, एक असंतोष पैदा हो रहा है। बहुत सारी महिलाएं आज भी ब्लॉक में जा रही हैं, हम लोगों के पास आती हैं, अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास जा रही हैं कि भाई हमारा न नाम है न हमको मेरा क्या होगा। और एक सिचुएशन जहां की अगर इनको बगल वाले घर में मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है, 2500 की राशि बड़ी राशि है, तो इसमें लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई ये जो है सरकार बेईमानी कर रही है। पहला तो आपको ये समझना है कि जो 2500 रुपये आपको मिल रहा है, ये जो इंडी गठबंधन की सरकार है, इनका अपना दिया हुआ 1,000 रुपया ही है। ये तो एनडीए ने 2100 घोषणा किया था, जिसको बढ़ा करके इन लोगों ने 2500 किया, तो ये 1500 हमारे चलते दे रहे हैं, अपने चलते। इनका अपना मंशा तो 1,000 देने का ही था। तो आज जो लोगों को 2500 मिल रहा है उसमें उनके द्वारा 1,000 है, और बाकी हम लोगों के चलते 1500 रुपया मिल रहा है, पहला। दूसरा कि जो लोग छूटे हुए हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो बेईमानी जो आप कर रहे हैं ये आप बंद करिए और 100% लोगों को दीजिए, ताकि समाज में जो माहौल है एक अच्छा माहौल बन सके और हम लोग जो है शांति से अपनी महिलाओं को सम्मान दे सके। दो युवाओं के लिए आपको ध्यान है कि हम लोग नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करते रहे हैं बहुत सालों से। 2016 से हम इसका आयोजन करते रहे हैं और इस बार सांसद खेल महोत्सव के रूप में हम लोगों ने नमो का टूर्नामेंट करवाया। और ये 23 प्रखंड जो इस लोकसभा में आते हैं, 23 प्रखंड में ये संपादित हुआ और लगभग 883 टीमें, चूंकि फर्स्ट ईयर था, बहुत सारे जगहों पर लोगों को ये पता नहीं था कि ये क्या खेल होता है, तो 883 टीमों ने लगभग इसमें इस बार पार्टिसिपेट किया। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अगली बार लगभग इस लोकसभा में लगभग 2200 गांव हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि लगभग 2000 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ये हम लोग का लक्ष्य है। और अगले साल जो है एक कैलेंडर के तहत हम लोग जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में इसको भी संपादित करेंगे। तो ये युवाओं के लिए हम लोगों ने किया। महिलाओं के लिए एक बड़ी जो है उत्सव हम लोग लेकर के आ रहे हैं 2 जनवरी को। सबसे पहले आपको आमंत्रित करेंगे कि सांसद सामूहिक विवाह उत्सव का आयोजन हम लोग 2 फरवरी को, डेट आप लोग जरूर अपने स्मरण में रखिएगा, 2 तारीख को हम लोग इसको करने जा रहे हैं कजन ग्राउंड में। तो हम लोग का जो प्लान है उसके तहत हम लोग ये जो अपकमिंग जीबी गोयनका स्कूल है यहाँ पर सिमरा रेस्ट हाउस चौक पर, वहां से हम लोग बारात की शक्ल में सुबह 10 बजे हजारीबाग स्टेडियम के लिए जाएंगे अपने 101 दूल्हों को लेकर के। और वहां पर जो है 101 जोड़ियों का विवाह का जो कार्यक्रम है वो संपन्न होगा। तमाम हजारीबाग, आपके माध्यम से तमाम हजारीबाग के लोगों को आमंत्रित करेंगे कि आप अपने ये जो डिप्राइव्ड, फाइनेंशियली डिप्राइव्ड जो लोग हैं, इनके शादी के उत्सव में आप जरूर सम्मिलित हो। इसके पीछे का एक लक्ष्य है कि आज अगर आदमी 2-3 चीज से बहुत परेशान रहता है। पहला बीमारी से, दूसरा अगर किसी गरीब के घर में बेटी है तो उसके माँ और बाप को ये चिंता बहुत सताते रहता है कि भाई हमारी बिटिया की शादी कैसे हो। तो 15 साल की बच्ची हुई नहीं
तो उसको ये शादी का जो दर्द है ये सताने लगता है। तो ये जो सामूहिक विवाह का उत्सव है, इससे हम लोग समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हर संपन्न व्यक्ति या हर ऐसा व्यक्ति जो अपने खर्च से ज्यादा संसाधन अगर जुटा सकता है, अगर वो साल में केवल एक जोड़े का भी शादी कराए, तो इस देश में 5 करोड़ से ज्यादा शादियां साल में हो जाएंगी और किसी भी माँ को, किसी भी परिवार को अपने बच्चे के लिए शादी के लिए जो है कभी देखना नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने सिलेक्शन में ये ध्यान रखा है, जैसे मैं कुछ डाटा आपको अभी दूंगा। सिलेक्शन में हम लोगों ने ध्यान रखा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, या ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, जो उनका शादी करने वाला नहीं है कोई, तो वैसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करने का प्रयास किया है। तो मैं आपको जो आंकड़ा है बताऊंगा कि इसमें ओबीसी वर्ग के 44 बच्चे बच्चियां आई हैं, एससी वर्ग के 132, एसटी वर्ग से 23 और सामान्य वर्ग से 3 बच्चियों का जो है रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया है। अब अगर आप विधानसभा वार देखेंगे तो चतरा विधानसभा से 2 लोग हैं, डुमरी विधानसभा से 1 है, बगोदर से 1 है, बरकट्ठा से 3 है, सिमरिया से 4 है, बड़का गांव से 40 है, बरही से 14 है, मांडू से 22 है, रामगढ़ से 7 है और हजारीबाग सदर से 107। कुल ये 202 लोगों का जिनका हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, ये इस तरीके से यहाँ पर आता है। हम लोगों ने जो विधानसभा वार जो डाटा है वो आपको हमने दे ही दिया। लगभग इसमें 127 पंचायत से बच्चे और बच्चियां हैं, ये सब 3-4 जिला मिला करके। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जितना सामर्थ्य हम लोगों में है उतने सामर्थ्य के साथ खूब धूमधाम से इन बच्चों की शादी हम लोग करें, उनको विदा करें और उनके मंगल भविष्य की हम लोग जो है कामना करें। तो ये उपलब्धियां हैं। मैं तमाम आपके माध्यम से तमाम लोगों से सहयोग की भी अपील करूंगा कि आप आए भी और इन बच्चियों को जो सहयोग आप अपने तरफ से भी अगर करना चाहते हैं तो करें, ताकि उनका जीवन यापन जो है अच्छे से हो सके। हम लोग अपने लेवल से भी बहुत सारा जो घर गृहस्थी का सामग्री है, जो शादी विवाह से रिलेटेड जो सामग्री है, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नवविवाहित जोड़ों को दें, लेकिन जितना इनको मिल जाएगा उतना हम लोग अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। तो आपसे आपकी मार्फत से लोगों को अनुरोध भी करेंगे कि अगर कोई आगे बढ़ करके इनका मदद करना चाहता है तो डायरेक्टली शादी वाले दिन जो भी वो देना चाहते हैं, जिनको देना चाहते हैं, उनके मंडप पर जाकर के उनका अपना वो दे सकते हैं। तो ये पिछले 7 महीने की मोरलेस उपलब्धि है। मैंने आपसे पहले कहा कि ये साल चुनाव में ही ज्यादा बीता, लेकिन अब हम लोगों ने विकास का जो पैमाना है उसको पकड़ा है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो विकास केंद्र सरकार की योजनाएं जो झारखंड में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, जो इस लोकसभा में इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसमें हम लोग पूरा प्रयास करके इसको उतारें। मुझे आज आपसे इतना ही कहना था। आप आए, आपका बहुत अभिनंदन। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया उसका उत्तर देने में मुझे बड़ी खुशी होगी। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो। और मेरे दिमाग में वर्तमान में जो सरकार है उसका प्रायोरिटी डिफरेंट है। वो अभी अपने थानों का प्रयोग बालू चोरी करवाने के लिए, कोयला चोरी करवाने के लिए, गौ तस्करी के लिए, अफीम बिचवाने के लिए, सिंगल डिजिट लॉटरी बिचवाने के लिए, इन सब चीजों के लिए करती है। तो जब आपका प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाएगा, जब आपका प्रायोरिटी अगर आम जन का हित छोड़ करके दूसरा हो जाएगा, तो ये सब चीजें बढ़ेंगी। आज अभी एक घटना हुआ है कि किसी एक व्यक्ति ने 2 दुकानों को तोड़ दिया। अब हम नहीं जानते बैकग्राउंड क्या है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर के जो पुरोता है, जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाना, उनका जिम्मेवारी है कि उस व्यक्ति को जरूर पनिश करे। और अगर उसके साथ भी कोई गलत हुआ है, अगर वो भी लिखित देता है, तो उस पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है।